रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो ऐसे बच्चों और पेरेंट्स के लिए विशेष तौर पे मददगार रहने वाला है जिनको ये चिंता है या उनके ये कन्फ्यूजन है कि 10वीं के बाद में 11वीं में क्या विषय लूं जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसा और इज्जत दोनों मिल सके, जहां कंपटीशन कम हो, जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो, या फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करूं तो मुझे अच्छा पैकेज मिले। हर कोई ये चाहता है और उसकी इच्छा होनी भी चाहिए। ये पूरा वीडियो मैं अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में आपके पास लेके आया हूं। लंबा वीडियो ये रहेगा, लेकिन क्योंकि आपकी अभी आपने 10th क्लास की है एक तरीके से, और अभी आपका लंबा सफर आपको तय करना है, और सब कुछ आज के आपके जो डिसीजन है उसी के ऊपर आपका भविष्य लगभग चलने वाला है, भविष्य आपका बनने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप 10th क्लास पास कर चुके हो या फिर वर्तमान में आप 10th में पढ़ रहे हो। मैं इस वीडियो को बनाते वक्त ये ध्यान रखूंगा कि आपका 10th का रिजल्ट आ चुका है और अब आज से आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो या आप ये कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या विषय लेना चाहिए। पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं और बच्चा भी ये सोच रहा है। तो सबसे पहले मैं विवेकानंद जी के कोटेशन से मेरी बात शुरू करूंगा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, अगर आप इसको पूरी जिंदगी भर अपनाओ तो इस धरती पर कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। जी हाँ, इस लाइन का एक वर्ड में पकड़ रहा हूं जो है आपका लक्ष्य। कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये बात सही है कि यदि आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट योर गोल। आपको अपना लक्ष्य तय करना ही होगा, लक्ष्य का चयन करना ही होगा कि आप कहां तक जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब मान लो मैं वो स्टूडेंट हूं, वो बच्चा हूं जिसका 10th का रिजल्ट किसी भी कारणवश बाकी और माहौल को देखे, कॉलोनी को देखे, रिश्तेदारों को देखे, स्कूल को देखे और ओवरऑल रिजल्ट बाकी बच्चों का देखें तो कम रहा है। मैं परसेंटेज के हिसाब से 10th क्लास का कमजोर स्टूडेंट रहा हूं और मेरे 45% बने हैं। जब यदि आपके परसेंटेज कम बन जाते हैं तो कई बार बिना कारण पता किए पेरेंट्स और स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने बच्चे को कमजोर नहीं माने, ये नहीं माने कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर गोल लिखा है, लक्ष्य लिखा है। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि हमेशा लक्ष्य रखते वक्त इसको हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? बड़ा ही रखना चाहिए। अगर 45% आपके आ गए हैं और फिर आप निराश हो रहे हो और गलत लाइन पे जा रहे हो, आप अपने आप को डिमोरलाइज करके अपने आप को समाज में खुद ही अपने बच्चे को और खुद को एक तरीके से मुख्य धारा से बाहर कर रहे हो, तो मुझे लगता है यह आपका गलत डिसीजन है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपके ये क्लियर हो जाएगा कि अगर एक दो बार अगर आपके कम नंबर आ गए, कम प्रतिशत आ गए, आप फेल हो गए, तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए। उसके लिए
मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, आज एक बार फिर देता हूं। मान लो एक जेड नाम की स्कूल के अंदर 3 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनका 10th क्लास का रिजल्ट आया है। इस स्कूल के अंदर ओवरऑल 50 स्टूडेंट हैं। एक बच्चा है उसके 45% है, ए, बी है इसके भी 45% है, सी है इसके भी 45% है। स्कूल के सभी बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है। 2 बच्चे ऐसे हैं जो 95% से ऊपर आए हैं, लेकिन हमारे ये जो 3 बच्चे रहे मान लो ए, बी और सी, जिनके 45% आए हैं। जब इनके 45% आए हैं तो अब देखो तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं जेड में, लेकिन तीनों की कॉलोनी गांव अलग अलग है, इनका शहर अलग अलग हो सकता है। अब तीनों बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका 10th का रिजल्ट आता है, तो ये ए जिस कॉलोनी का है वहां पे एक बच्चे के 61% आए हैं और इस बच्चे को मालाएं पहनाई जा रही है कि नहीं गजब कर दिया, फर्स्ट डिवीजन आ गई और इसका मान सम्मान किया जा रहा है। दूसरा बच्चा है जिसके कॉलोनी के अंदर 74% एक बच्चे के आ गए हैं और इसका विशेष जो है मान सम्मान किया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, क्योंकि ये कॉलोनी का पहला बच्चा है जिसके 74% आए हैं। तीसरा ऐसा बच्चा है जो अलग कॉलोनी गांव में रहता है, इसके 97% आए हैं और ये बच्चा जो है इसके घर पे तो मीडिया कर्मी भी हैं। इस बच्चे की अगर मैं आर्थिक दृष्टि की बात करूं तो ये जो बच्चा है कमजोर है। क्या है? कमजोर। जिसके 97 आए हैं ये कमजोर है। किससे है? मतलब ये गरीब है। किससे? इस कैंडिडेट से। जिस सी कैंडिडेट जिसके 45% आए हैं, इससे कमजोर बच्चा जो है पारिवारिक दृष्टि से, उस बच्चे के 97 आए हैं। इस बच्चे के घर पे मीडिया वाले भी आए हैं क्योंकि बच्चा मेरिट में आया है। जब ये तीनों बच्चे अपनी कॉलोनी में पूरा माहौल देख रहे हैं, वहां का पूरा सीन देख रहे हैं, तो इन बच्चों को अंदर ही अंदर घुटन हो रही है कि यार कोई मतलब नहीं। ए बच्चा सोच रहा है जब तक मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं लाऊं तब तक कोई मतलब नहीं है। बी बच्चा सोच रहा है जब तक मैं 74 के आंकड़े को पार करके 80% नहीं लाऊं तब तक मेरा कोई मतलब नहीं है। और 97% वाले बच्चे के घर पे मीडिया कर्मियों को देख के बाद में सी कैंडिडेट के दिमाग में आ गया कि जब तक मेरिटोरियस स्टूडेंट की मैं बराबरी या उससे ऊपर नहीं चला जाऊं तब तक कोई मतलब नहीं है। तीनों बच्चों ने अपने अपने स्तर पे दिमाग में सेट कर लिया कि कोई बात नहीं, 10th में जो हो गया हो गया, मैं 12th क्लास के अंदर एक अच्छे सब्जेक्ट को लेने के बाद में दिन रात मेहनत करके इतनी कड़ी मेहनत करूंगा कि मैं फर्स्ट डिवीजन लेके आऊंगा, मैं 80% लेके आऊंगा, मैं जो है 97% के आंकड़े को तोड़ के दिखाऊंगा। और उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये सी कैंडिडेट सोच रहा है कि जो बच्चा मेरिट में आता है उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा, जो बच्चा मेरिट में आता है वो जितने घंटे पढ़ता है उससे घंटे ज्यादा मैं पढ़ूंगा। अगर वो 4 बजे उठता है तो मैं 3:30 उठूंगा। अगर वो साल में पूरे 12 महीने में स्कूल में 10 बार एब्सेंट रहता है तो मैं एक भी बार एब्सेंट नहीं रहूंगा। वो अगर मोबाइल दिन में 4 घंटे चलाता है तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी पूरी डेडिकेशन, पूरी एनर्जी केवल और केवल मेरिटोरियस स्टूडेंट जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा करके दिखाना चाहता हूँ। इसी पे मैं मेरी पूरी एनर्जी लगाना चाहता हूँ। तीनों बच्चों ने अपने मनपसंद के सब्जेक्ट लेने के बाद में वो बच्चे जो है तीनों ए और बी और सी, अपना जो सपना इन्होंने तय किया है 12वीं के लिए, किसी को बताते नहीं है। अपने स्कूल में 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, रात दिन करके मेहनत करते हैं और जब इनका रिजल्ट आता है तो ये बच्चा जो ए है ये 62% लेके आता है। बी जो बच्चा है वो आपका बी जो स्टूडेंट है वो 73% लेके आता है और सी जो स्टूडेंट है ये 92% लेके आता है। मैं ये एग्जाम्पल बार बार देता हूं क्योंकि ऐसे मैंने मेरी आंखों से होते हुए हजारों बच्चों को देखा है। जब वो प्रवेश लेते हैं तब उनकी समाज में कोई काउंटिंग नहीं होती, लेकिन जिस कोर्स में वो प्रवेश लेते हैं उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो समाज में वो पहले बन जाते हैं। इसका मतलब है असंभव कुछ भी नहीं है। जब इन बच्चों का रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आ गया, आप देखो जब एक बच्चे के रिजल्ट में आए 62%, एक बच्चे के आए 73% और एक बच्चे के आए 92%। ए, बी,
सी। जिस दिन रिजल्ट आया सबसे ज्यादा खुश कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा ए, क्योंकि इसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, इसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया क्योंकि ये लक्ष्य लेके चला था। दूसरा वाला बच्चा फेल हुआ, किसमें? लक्ष्य को हासिल करने में। अब आप अपने कलेजे पे हाथ रख के मुझे बताओ कि वास्तव में इसमें कौन सफल हुआ? वास्तव में किसको नॉलेज ज्यादा हुआ? कौन आज कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसके अंदर पेपर फाइट करके नौकरी लगने के चांस, अगर मैं इसी स्तर की बात करूं तो कौन सा करेगा? तो आप कहोगे सर ये। इसका मतलब आप इस लाइन को याद कर लो कि अगर बड़ा लक्ष्य रखने के बाद में यदि आप फेल भी हो जाते हो तो जो छोटा लक्ष्य रख के पास होता है उससे भी आप कहीं गुण आगे चले जाओगे, क्योंकि 62 और 92 के बीच में इतना गैप है कि इस पास वाले बच्चे की गिनती भी नहीं होगी। लेकिन ये तब संभव हुआ जब इस बच्चे ने लक्ष्य बड़ा निर्धारित किया और इसने ये सोचा कि मैं करके दिखाऊंगा। इसने 2 साल कोई काजू बादाम नहीं खाए कि मैं काजू बादाम खाऊंगा इतना कि बाद में रिकॉर्ड आपको तोड़ के दिखाऊंगा, मेरिटोरियस में स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा ना। इसके दिमाग में एक ही चले कि मुझे बड़ा लक्ष्य रखना है। ये भी पास हुआ। अगर ये 63 ले आता फर्स्ट डिवीजन सोच के, इससे बढ़िया है इसने 80% टारगेट किया और ये फेल हो गया, लेकिन ये इससे आगे आ गया। हमेशा बड़ा सोचा, सबसे पहले बड़ी सोच रखे। तो अभी तक के वीडियो में हमने ये डिसाइड किए हैं कि आपका जो भी रिजल्ट रहे उसके कारण पता करो कि कम प्रतिशत आ गए तो क्यों आ गए। वहां अपने आप को आपको जो है निराश नहीं होना है, एक बॉक्स में बंद नहीं करना है, आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको सोचना है, कारणों का पता करो। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी परीक्षा में अगर अभी समय है तो आप अभी भी कोशिश करके अपने जो है परसेंटेज नंबर नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि विषय का चयन कैसे करें, हम कौन सा विषय ले, कौन सा सब्जेक्ट ले। तो उसके लिए विषय का चयन करने से पहले कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। अगर वो पॉइंट आपने दिमाग में नहीं रखे तो आप उतना बढ़िया नहीं कर सकते जितना कि जो पॉइंट दिमाग के रख, जो बच्चा इन पॉइंट्स को दिमाग में रखने के बाद में डिसीजन लेगा। अब लक्ष्य को अगर आप निर्धारित करते हो तो जो कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं उनमें से एक पॉइंट पहला है कि लक्ष्य निर्धारित करते वक्त आपको अमीर हो आप या गरीब हो इसका आपको दिमाग नहीं लगाना है। यह नहीं सोचना है कि गोविंद जी का जो बच्चा है जो डॉक्टर बन चुका है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, लेकिन क्या करें साहब, गोविंद जी तो पैसे वाले हैं, हमारे पास तो है नहीं। हाँ, मेरा बच्चा भी बोल रहा था कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं आईआईटी से, लेकिन क्या करें, आईआईटी में जाना तो उनके नसीब की बात है जिनके पास पैसे हो। बच्चा सीए करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, क्योंकि हम तो गरीब है। दिमाग से निकाल देना। सरकार के द्वारा ध्यान रखना है, एक बात बोलना चाहूंगा आपको, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे ऐसे लोग जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अपने देश के बाहर जाके भी पढ़े हैं, 1 रुपया भी नहीं लगाया, कईयों के पास तो थे भी नहीं। फिर वो कैसे पढ़े? वो स्कॉलरशिप से, छात्रवृत्ति से। यदि आपका बच्चा गरीब घर में जन्म ले चुका है, ये उसका दोष नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेने के बाद में अगर वो किताबों से प्यार करता है, मेहनत करना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान प्लस सरकार खुद बैठी है जो आपको स्कॉलरशिप देगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो कोई पैसा नहीं लगता सरकारी कॉलेज में, और जो लगता है थोड़ा बहुत वो भी आपको स्कॉलरशिप के थ्रू वापस मिल जाता है। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो नाम मात्र की फीस है, और जो फीस है वो भी अलग अलग वर्ग में सरकार के द्वारा वापस स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसलिए किसी भी बच्चे को कहीं पर भी, यदि आप इंटेलिजेंट हो, आप मेहनत करना चाहते हो, आप उड़ना चाहते हो, तो मदद करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करते वक्त
कभी भी अमीरी और गरीबी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नंबर दो है देखा देखी के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है कि सर मैं समझा नहीं। समझने का मतलब यह हुआ कि बूरजीमार साहब जो है गांव में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, उनका बच्चा सीए कर रहा है तो मेरा बच्चा भी सीए ही करेगा, क्योंकि बूरजीमार साहब समझदार है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बूरजीमार साहब के बच्चा अगर मन से सीए ले रहा है तो वो सफल हो जाएगा, और उनके पिताजी के कहने की वजह से मजबूरी में लेगा तो वो असफल हो जाएगा। असफल होने पर बूरजी के ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो टीचर है, उनके पास इतना पैसा है कि इतना लगभग वो कर लेंगे कि उनके बच्चे का हो सकता है गुजारा चल जाए। आपका चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब है आप बूरजी वाले बच्चे को देख के अपने बच्चे के लिए डिसीजन मत लेना, प्लस बच्चे को भी अपने दोस्त को देख के डिसीजन नहीं लेना। आप क्या लोगे, आप अपने अंदर देखो कि आपका क्या मन है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। देखा देखी में डिसीजन नहीं लेना है। नंबर तीन, पहला अमीर गरीब, दूसरा देखा देखी, तीसरा अपना जो डिसीजन रहेगा वो रहेगा कि किसी भी पेरेंट्स के मतलब माता जी और पिताजी या किसी अन्य रिश्तेदार के दबाव में आके नहीं लेना। पापा कहे कि बेटा मेरी इच्छा थी इंजीनियर बन जाऊं, मैं तो नहीं कर पाए, आप बनो, नहीं करना। पिताजी कहे आईटीआई कर ले, वो मामा जी वाला लड़का नहीं श्यामलाल, उसने बोला है कि आईटीआई ठीक है, 10th पास कर ली, कब अब आईटीआई कर लो, कहीं ना कहीं चिपक जाओगे। अच्छा वो क्या कर रहा है अभी? वो तो कर तो कुछ नहीं रहा, लेकिन उसने बोला, और क्योंकि अपने परिवार में वही सबसे ज्यादा समझदार है, वो जो कह रहा है वही करना है बेटा। अब बच्चे की तो इच्छा है मैथ लेने की, उसकी इच्छा है कॉमर्स लेने की, उसकी इच्छा है बायोलॉजी लेने की, लेकिन क्योंकि समाज का ऐसा सिस्टम है कि आप पिताजी के सामने बोल नहीं सकते, मामा जी ने आपको बोल दिया तो आपको वही काम करना है, नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिताजी के सामने खड़े हो जाओ, ध्यान रखना कभी भी माताजी और पिताजी गलत नहीं होते, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार गलत हो जाते हैं। तो सर मेरे पिताजी मान नहीं रहे, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो पिताजी मान नहीं रहे तो नजदीकी जो आपके सबसे करीबी गुरुजी है उनके पास पिताजी को लेके चलो कि पापा जी आप कह रहे हो कि मैं आईटीआई कर लूं, लेकिन मुझे इसमें थोड़े स्कोप कम नजर आ रहे हैं, तो एक बार हमारे सर के साथ में चल के आप मीटिंग कर लो। आप जहां कहीं पर भी पढ़ रहे हो उन गुरुजी के साथ में पिताजी की मीटिंग करा दो, और उन सभी गुरुजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिताजी को इस साधारण भाषा में समझाओ कि उनको आईटीआई में और आईआईटी में फर्क नजर आ जाए। अगर बच्चे का लेवल है तो उसको मौका देना चाहिए। कई बार जो जनरली जो पेरेंट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनको लोग इतना बरगला देते हैं कि वो बेचारे हर जगह ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, मेरा छोरा तो ये बोल रहा है, लेकिन क्या करे, कैसे करे, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है मैं तो मेरे बच्चे को नहीं कराऊंगा, जो रिश्तेदार कह रहे वही कराएंगे। कोई रिश्तेदार गलत भी नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है जानकारी के अभाव में कई बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चा जो है अपने गुरुजी में पिताजी की उपस्थिति में चला जाए, आगे का काम वो गुरुजी देख लेंगे। सीधा आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं पिताजी का डायरेक्ट जाके इस तरीके से इतना विरोध करो कि पिताजी उधर नाराज ही रहे, आप अलग ही रास्ते पे चल रहे हो। माँ बाप को नाराज करके आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना। अगर आपके मम्मी पापा आपसे नाराज है, आपकी अपनी बात को वो सहमत नहीं है, इसका मतलब आप समझा नहीं पा रहे। पहले उनको समझाने का पूरा प्रयास करो, हर आदमी समझता है इस दुनिया में। इसके बाद में अगला आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। अब यहां पर रुचि को लेके कई बच्चों का ये कहना रहता है, कहीं नहीं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, 70% तो ऐसे हैं कि सर नौकरी किस में, आप तो वो बता दो, जो कहोगे वो कर लेंगे।
मतलब रुचि का पता नहीं है। 70% बच्चों को आज भी जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, हकीकत है ये कि 70% बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मेरी रुचि किस में है, और 30% जो है उनके क्लियर है कि मेरी रुचि किस में है। तो जैसे 10th करने के बाद में किसी बच्चे की रुचि हुई कि धीरू भाई अंबानी जो है वो क्या नाम इसका 7वीं फेल था और पेट्रोल पंप पे जो है तेल भरता था गाड़ियों में। मैंने तो 10वीं पास कर ली, अब मैं तो कोई बिजनेस लाइन में जाऊंगा। ध्यान रखना, वो टाइम और वर्तमान टाइम अलग अलग है। अगर आप वर्तमान टाइम में बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो कम से कम अच्छी जगह से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, तब भी जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज तो वो आंकड़े आपके ज्यादा काम में नहीं आएंगे, धीरू भाई जी वाला। अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे लगता है मेरा शौक है पेंटिंग में, मेहंदी बनाने में है, जैसे कोई गर्ल्स की मेरा मेहंदी बनाने में है। लेकिन ध्यान रखना, मेहंदी आपकी एक रुचि हो सकती है, कैरियर नहीं। और 0.1% अगर किसी का कैरियर बनती है, अगर आप कैरियर के रूप में इसको चुनते हो, तो ध्यान रखना धरती पर कोई आपकी जैसी मेहंदी नहीं बना सके। तब तो है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आपकी वो हॉबी है जिससे खाली आप खाली समय को बिता सकते हो। खाली समय को बिताना और अपनी जिंदगी को गुजारना, उससे रोजी रोटी कमा के, दोनों में फर्क है। किसी को पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग आप 10th करके पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग करोगे ना, तो कईयों के पेट नहीं भर पाते। पेंटिंग खराब नहीं है, लेकिन पेंटिंग आपकी ऐसी हो जो दुनिया में किसी के नहीं हो। मुझे तो खेलने में बहुत शौक है, खेलने में शौक होना और खेल के अपना उसको कैरियर बनाना और वहां जाके कामयाबी हासिल करना अलग बात है। बहुत कम लोग खेल में कामयाब हो पाते हैं। कि सर वो बहुत कम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर इधर 24 घंटे में से जो 16 17 18 घंटे पढ़ के मेहनत करके उधर कोई बंदा कलेक्टर बनता है, आईआईटी में सिलेक्ट होता है, नीट में सिलेक्ट होता है, जेई में सिलेक्ट होता है ना, सीए बनता है कोई, उतनी मेहनत वो 5-6 घंटे ही सोता है खिलाड़ी, बाकी के टाइम में एनी टाइम पसीना निकालता है ग्राउंड में, तब जाके वो जो है ना उसमें कैरियर बना पाता है। तो मैं क्रिकेट खेल लूं, मैं वॉलीबॉल खेल लो, आपकी हॉबी है, खेल लो। अब उससे आप कमा के खाना चाहते हो, इसका मतलब है कई बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि कलेक्टर बनना ज्यादा आसान है। कलेक्टर के लिए तो हर साल देश के अंदर 200 वैकेंसी आती है, क्रिकेट में आती है क्या? 11 खिलाड़ी रहते हैं, उनमें कितने सालों तक टिके रहते हैं, उसमें कुछ परमानेंट जो रहते हैं वो, फिर आपको वहां बाद में जाने के बाद में पता चलता है अरे कि इससे तो बढ़िया है मैं कलेक्टर बन जाता इतनी मेहनत करके। तो अब असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन डिसीजन लेते वक्त आपको ये देखना होगा, मतलब डिसीजन लेते वक्त आपको ये देखना होगा कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो अपन रुचि की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसी से अगर अपन कैरियर बना रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम एक्चुअल में क्या करने जा रहे हैं। कैरियर बनाने के लिए बहुत कुछ ऑप्शन है, लेकिन आपको एक बार आपने सोच लिया कि मुझे यहां जाना है और आप यहां खड़े हो, तो आपको ये जरूर तय कर लेना है कि यहाँ कितने लोग पहुंचते हैं, कितना यहाँ कंपटीशन है। अब कंपटीशन ही आप समझो, कई बार कंपटीशन वर्ड ही समझ में नहीं आता, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक हॉल है और दूसरा हॉल ये है, एक ग्राउंड है ये पूरा, एक ग्राउंड ये है पूरा, इस ग्राउंड के अंदर 100 कैंडिडेट है, कितने हैं? 100। इस ग्राउंड के अंदर 3 कैंडिडेट है, इसके अंदर एक बॉल पड़ी है, इसके अंदर भी एक बॉल पड़ी है। हमने ये कंपटीशन रखा है कि ये ग्राउंड ए और ये ग्राउंड बी,
इन दोनों ग्राउंड से जो बंदा इस बॉल को सबसे पहले लेगा, जो सबसे पहले बॉल निकाल के बाहर लाएगा, उसको जो है मान लो कॉलेज में प्रोफेसर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट है। अब देखो ये 100 जने इधर, ये बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन करके आए हैं। 1 2 3 3 बोलते ही है, एक जना जाके बॉल तुरंत उठा के ले आएगा और उसको क्या पोस्ट मिलेगी? असिस्टेंट प्रोफेसर की। इधर बोला 1 2 3, 3 बोलते ही एक जना लेके तुरंत आ गया और इसको भी असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ क्या हुआ? यहाँ इसको बाहर ले जाने के लिए 99 लोगों को पीछे करना था, यहाँ इस बॉल को लाने के लिए केवल 2 ही जनों को पीछे करना था। इसको बोलते हैं कंपटीशन। इसलिए जब भी आप डिसीजन लो तो आप देखो कि कितनों को पीछे करके जाओगे। मैंने जॉब सेम रखा है, सेम जॉब है। जैसे एक मान लो आईआईटी में प्रोफेसर है और एक मान लो आर्ट्स कॉलेज, जो आर्ट कॉलेज नहीं होती या साइंस कॉलेज होती है, उसके अंदर प्रोफेसर होता है। कोई एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर होता है, होम साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हो गया, जियोग्राफी का प्रोफेसर हो गया, मैथ के जो है आपके प्रोफेसर हो गए। तो आपको देखना है कि किसमें भीड़ ज्यादा है। सेम टारगेट की बात करो, सेम इसी सेम पोस्ट की बात करो, मान लो कांस्टेबल है, तो आपको देखना है कि इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ कहाँ 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 भीड़ बढ़ रही है? बीए वाले के लिए भीड़ बढ़ रही है, या बीकॉम वाले के लिए बढ़ रही है, बीएससी वाले के लिए बढ़ रही है। ये सब चीजें एनालिसिस करने की है। जिसमें आप स्कोप की बात कर रहे हो कि सर मैं तो क्या है कि कोई टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड कर दूं, ये है, ये मेरे को पसंद आया। तो आप देखो कि जो गाइड करने वाले हैं उनको मैक्सिमम कितना पैसा मिलता है। अरे सर लाखों मिलता है, तो कितनों को मिलता है? लाखों कितनों को मिलता है? ये हमारे पास रेशियो चाहिए। ये डिसीजन लेते वक्त किसी को 5 करोड़ की मिल गई सैलरी, तो कितनों को मिल रही है? कि एक को ही मिलती है। कितनों में से? कि 5 लाख में से। तो आप हो उस एक में से, और मान लो आप नहीं हो, तो फिर कहां जाओगे? आप टॉप से टॉप सोच रहे हो, वहां नहीं पहुंचे, तो उसके बाद में आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं? ये सब कुछ सोचने होते हैं। उसके बाद में डिसीजन लेना होता है कि मुझे किस लाइन में जाना है। अब अपन ने रुचि की बात कर ली, पॉइंट अपन ने 2-3 क्लियर कर लिए थे। मतलब अपनी रुचि की बात हो गई थी और ये सब चीजें अपने क्लियर हो गई थी। अब अपन आगे चलेंगे कि डिसीजन लेते वक्त अमीरी गरीबी ध्यान नहीं रखेंगे, देखा देखी नहीं करेंगे, माताजी पिताजी के फोर्स करने पर नहीं लेंगे। उस केस में हम गुरुजी से मिलेंगे। रुचि है तो उसमें हमें यह भी देखना होगा कि हमें क्या करना है। अब रुचि में ही अपन वापस चलेंगे। मेन 30% के लोग जिनके डेटा क्लियर है कि मुझे क्या करना है, इस 30% में 5% ऐसे हैं जो इतना सोच समझ के डिसीजन लेंगे। इसमें 25% तो मैंने जो कहा ना आपको कि मुझे मेहंदी बनाने में रुचि है, वो मेहंदी में ही रह जाते हैं। वहां ये नहीं सोचते कि इससे कितनों का पेट भर रहा है मेहंदी से। अब जिनके 5% के क्लियर है फंडा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 70% बच्चे कि सर हम तो रुचि नहीं पहचान पा रहे, उसमें क्या करें? तो उसमें आप ये देखें कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें आपके में किस में कितने नंबर आ रहे हैं, ये देखें आप। अब किसी में आपके मान लो 40 नंबर आए हैं और किसी में 84 आए हैं, क्यों भाई? किसी में 45 आए हैं, किसी में 85 आए, क्यों? ये गैप कैसे रहा? ये गैप इस चीज का रहा कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा था उसको आपने ज्यादा पढ़ा, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम आ रहा था उसको आपने कम पढ़ा। हाँ सर सही बात है, ठीक है सही बात है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जिसमें 85 आए थे ना, उस दिन स्कूल का मैनेजमेंट क्या था? पेपर वाले दिन का, हॉल का, कि सर वो क्या था, कोई सर थे नहीं, वो सर बोले कि ये सब कर लो एक दूसरे से मिलजुल के। तो हमने तो कॉपियां इधर उधर करके फिर बाद में 85 आए मेरे। वो मत करना ऐसा काम, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। ईमानदारी से आपके द्वारा की गई मेहनत के बाद में सब्जेक्ट के नंबर देख के आप एक बार हल्का फुल्का एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे मेरे इस सब्जेक्ट में कम और इस सब्जेक्ट में ज्यादा है। उसका एक्चुअल कारण क्या था? कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपका इंटरेस्ट वहां हो सकता है। इसके अलावा कि सर कुछ पता नहीं चल रहा,
सब में बराबर से एक आगे। अब बताओ, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी। मैं आगे के वीडियो में अब इतना बताता हूँ कि 10th के बाद में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन बचते हैं और उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है ओवरऑल एक जनरल वे में, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। आइए जानते हैं। देखो, अपना वर्तमान का जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर एक नंबर तो आप पहले अपन सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। जनरल वे में अपन 3 सब्जेक्ट रखते हैं। नंबर 1 आप आर्ट ले सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कला। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा आप कॉमर्स ले सकते हैं, इसको बोलते हैं वाणिज्य। और तीसरा आप है साइंस ले सकते हैं, इसको बोलते हैं विज्ञान। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, वैसे जनरल वे में सब्जेक्ट कोई जो है बुरा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन कंपटीशन कितना है ये एक अलग बात है। अरे भाई, हिस्ट्री के कोई प्रोफेसर है वो खराब आदमी थोड़ी है। तनख्वाह तो बराबर ले रहे हैं साइंस वाले जितनी, तो खराब हुई है क्या वो? नहीं है सर, खराब नहीं। इसका मतलब खराब कुछ नहीं है। और उधर भी बने हैं एक प्रोफेसर हिस्ट्री के, लेकिन हिस्ट्री वाले कितने लोगों को पीछे छोड़ के बने और साइंस वाले कितने जनों को पीछे छोड़ के बना, इसको कंपटीशन बोलेंगे। अब आगे आओ, इसके अंदर क्या होता है जनरल जनरल वे में। आप यहाँ क्या करोगे, 10th के बाद में जब आप 2 साल पढ़ोगे तो आप 12वीं कर लोगे। क्या कर लोगे? 12वीं कर लोगे। तो आप 11th में ही आपका सब्जेक्ट तय हो जाएगा कि आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो या साइंस के हो। अब इधर देखते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, जनरल ये सब जानते हैं आप। बीए कर सकते हो, बीए करने ये आपकी 3 साल की डिग्री होती है। फिर 2 साल और पढ़ के आप एमए कर सकते हो। आगे बीए के बाद में आप बीएड कर सकते हो और बीएड का कोर्स कर सकते हो। आजकल इंटीग्रेटेड बीएड हो रही है, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आगे आप एमए पीएचडी जो भी आगे का है वो आप कर सकते हो। अब देखो, मैंने ठान ही लिया कि मैं तो बीए ही करूंगा, तो आप कहां से करोगे? सर वो हमारे कॉलेज और मिलने वालों की वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इससे बढ़िया काम पकड़ लो कोई। तो सर बीए करो। तो आप देखो इसके लिए कौन सा रास्ता सही रहता है। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हैं जिनको हम बोलते हैं अच्छी कॉलेज में जाने के लिए सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी का एग्जाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जेएनयू से किया, बीएचयू से किया, एएमयू से किया। इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो 12वीं के बाद में परीक्षा लगती है। इसका मतलब 11वीं और 12वीं ये कोर्स आता है 11वीं 12वीं का, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन। इसका मतलब 11वीं 12वीं में आपको बीए करना चाहते हो ना आप, और आपने अगर आर्ट ले ली तो भी आपको तैयारी करनी है सीयूटी का एग्जाम करे करके अच्छी जगह से। आप सीयूटी से अगर बीए करोगे, सीयूटी के थ्रू आप अच्छी यूनिवर्सिटी से बीए करोगे, तो आपकी डिग्री में 4 चांद लग जाएंगे। और जब बीए वाले कोर्स में भी आप कोई एग्जाम के लिए कहीं किसी भी पोस्ट के लिए जाओगे, नौकरी के लिए जाओगे, तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टाफ, इंफ्रा और लैब ये सब चीजें मिलती है। तो जहां लैब की जरूरत नहीं है वहां स्टाफ और इंफ्रा माहौल मिलता है आपको। सब कुछ माहौल पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं तो कहता हूं 12वीं के बाद में बच्चे को तभी पढ़ाई करनी चाहिए जब उसको जिस कोर्स में है वहां उसको कम से कम एक अच्छा स्टाफ और अच्छा इंफ्रा और अच्छा माहौल मिल सके। और उसके लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है आपकी, उनके उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा। तो बीए करो, कुछ भी करो, ये फाइट करो। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप जानते होंगे सब, सीए आप जो है बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो। इसके अलावा आगे पढ़ के और एमकॉम कर सकते हो। इन सब के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी, तैयारी करनी होगी। अगला है अपना साइंस। मैं साइंस को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। 3 पार्ट अपन ने किए थे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइंस। ठीक है, इससे पहले हमने कॉमर्स लिया था इधर, और इधर हमने आर्ट लिया था। ठीक है, साइंस में हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम मैथ ले सकते हैं, हम बायोलॉजी ले सकते हैं, और हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आप देखो इसमें क्या होगा आगे। इसको हम ये बोलते हैं टेक्निकल लाइन है। इसमें हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम जो है
जनरल बीएससी कर सकते हैं, फिर एमएससी पीएचडी, आगे की कहानी आई गई पूरी। इधर भी हम मेडिकल में जा सकते हैं। इसके अलावा हम जनरल बीएससी कर सकते हैं और आगे एमएससी पीएचडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा, आप जनरल, इसमें एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हो और आगे एमएससी पीएचडी कर सकते हो। अब देखो क्या होती है गणित। आपने मैथ ले लिया, मान लो आपने मैथ ली, या आप नहीं लोगे, साइंस नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे आप? क्योंकि आपके गांव के अंदर जिसने मैथ ली थी उसने इंजीनियरिंग कर ली, अब उसको न तो नौकरी मिल रही न छोकरी मिल रही, रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर ली। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अरे इंजीनियरिंग खराब है, कुछ भी कर लेना धरती पे चाहिए लेकिन ये मत करना। क्यों भाई खराब क्यों है? क्योंकि उसको जो है नौकरी नहीं लग रही, उसको कोई इज्जत नहीं कर रहे। अच्छा नौकरी नहीं लग रही कोई बात नहीं, लेकिन वो 8-10 लाख के नीचे आ गए। कितने के नीचे आ गए? 8 से 10 लाख रुपए के नीचे आ गए डिग्री करके, इसलिए दूर से हाथ जोड़ रहे हैं इंजीनियरिंग को। एक नॉर्मल परिवार में 8-10 लाख रुपए के नीचे बच्चा आने के बाद में, पढ़ाई करने के बाद में, डिग्री हाथ में आने के बाद में अगर उसको 50,000 लाख रुपए की नौकरी नहीं लगी है उसकी, तो दुख होता है। इनका ब्याज भी नहीं चूकता अगर उनको 10,000 में कहीं मजबूरी में इधर उधर दूसरे काम करने पड़ रहे हैं तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इंजीनियरिंग लाइन के बारे में सोचो ही नहीं। मुझे लगता है ये आपके पास सूचना गलत है। कैसे सर? या फिर आपके पास सही है? तो मैं इसको ये कहूंगा कि आपके पास सूचना सही है बिल्कुल। इंजीनियरिंग करने के बाद में आपको जो है अगर नौकरी नहीं लग रही, 8-10 लाख के नीचे आ रहे हो, तो ये तो समस्या हुई। लेकिन सब इंजीनियर की ऐसी हालत नहीं है। आप लाओ मेरे पास लेके आओ, एक भी ले आओ कि सर आईआईटी से डिग्री किया हुआ है और अभी इसका जो पैकेज 10 लाख से कम है, लाओ एक भी उठा के। एनआईटी का ही ले आओ, ट्रिपल आईटी का ले आओ, राजस्थान की सरकारी कॉलेज का ही ले आओ कि सर बेरोजगार है, कुछ नहीं मिल रहा। एक कैंडिडेट नहीं ला सकते आप जिसके पास कुछ नहीं है और जो इंजीनियरिंग का जो है दम खम रखता हो और जिसने मन से डिग्री की हो। एक सिंगल कैंडिडेट नहीं ला सकता। इसका मतलब ये बात सही भी है और गलत भी है। यदि आपने इंजीनियरिंग ऐसी कॉलेज से किए जहां न इंफ्रास्ट्रक्चर था न स्टाफ था, केवल आपने पैसों का चूरा किया, पेरेंट्स के पैसे की बर्बादी की और इंजीनियरिंग के नाम से खाली कागज उठा के लाए, तो किसी भी जगह आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, पैसा ही खराब होगा आपका। तो सर हम क्या करें? तो आप क्या करो, आप जो है तैयारी करो बेटा जेई की, और गवर्नमेंट कॉलेज जो है दिमाग में रखो। अगर आप आईआईटी से करते हो और अगर एनआईटी से करते हो, आप ट्रिपल आईटी से करते हो, अगर आप स्टेट की गवर्नमेंट अच्छी कॉलेज से करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी मिलेगी। किसी तरह की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए वापस कंपटीशन देना पड़ता है। 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट लेने के बाद में आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। अरे सर फिर 8-10 लाख रियर, मान लो मेरा बच्चा का सरकारी में हो गया, फिर भी 8-10 लाख लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। सरकारी कॉलेज में बहुत कम फीस लगती है और वो भी आपको अलग अलग माध्यम से स्कॉलरशिप के थ्रू वापस रिटर्न हो जाती है। अच्छी जगह से पढ़ा हुआ इंजीनियर आपको लाखों में कमाता हुआ मिलेगा, आपको रोड पे घूमता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए फालतू में किसी की डिग्री को बदनाम नहीं करना। यदि किसी ने नाम के लिए डिग्री ले रखी है तो उसको डिग्री में बोलूंगा भी नहीं। इसका मतलब है मैथ अगर लियर इंजीनियरिंग करना चाहो तो आपका सही डिसीजन है। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की, आप जनरल बीएससी एमएससी करके पीएचडी कर लेते हो, तो भी आपके पास जॉब के पूरे ऑप्शन रहेंगे। याद रखना, यदि आपने एमएससी पीएचडी कर रखी है और आपने अच्छी तरीके से मतलब ढंग से आपने अपने पूरे चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो ये मारकर हाथ में लेके अगर कुछ नहीं तो पढ़ाने भी लग जाओगे ना, तो लाख रुपए से आपकी तनख्वाह चालू होगी। इसलिए मैथ का बच्चा जो है इंजीनियरिंग करे तो भी स्कोप है, अगर वो दूसरा सब्जेक्ट ले मतलब बीएससी और आगे एमएससी पीएचडी करता तो भी स्कोप है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने बायो ले लिया, आपने बायो ले लिया और आप ये सोचो
कि मैं 2 करोड़ रुपए घर वालों के लगा के और किसी प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर लूं, एमबीबीएस बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। अरे ये तो 1 करोड़ में करा रहे, 1 करोड़ में बन जाऊं। मत बनना। अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है और आप नॉर्मल घर के हो तो आपको पेपर क्रैक करके करना है, पेपर क्रैक करके बनना है। और उसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाइड करना है। कौन सा एग्जाम क्वालिफाइड करना है? नीट का। 11th-12th में मेहनत करो, सब कुछ झोंक दो अपना और पूरी मन लगा के तैयारी करो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप नीट क्लियर करोगे और बहुत कम फीस के अंदर जो है आपको मेडिकल की डिग्री मिलेगी, आप एमबीबीएस करोगे। इसके अलावा आप बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, आप जनरल बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर सकते हो। बशर्ते 11वीं में अगर आपने साइंस लिए तो उसको आप मन से पढ़े, खाली नाम के लिए नहीं ले डिग्री। आगे चलो, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंस का एक पार्ट है। आप अगर नॉर्मल परसेंटेज के हो, सामान्य घर से हो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके अपना कैरियर बना सकते हो। इसके अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओ, डब्ल्यू, एआरओ, बैंक के अंदर, कॉलेज में प्रोफेसर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बहुत सारे जॉब है, कोई तकलीफ नहीं। आप एजी ले सकते हो, सस्ती डिग्री है। एजी ले सकते हो, बायो ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, तीनों अच्छे सब्जेक्ट है। कॉमर्स लो बुरा नहीं है, आर्ट लो बुरा नहीं है। सर आप सजेस्ट करो क्या ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं है कुछ भी। तो मुझे लगता है कि ये तीनों सब्जेक्ट के लोग हैं, ये 12वीं के बाद में ये सब काम कर सकते हैं। 12वीं के बाद में आर्ट ले सकते हैं, 12वीं के बाद में कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए जॉब के जो ऑप्शन है वहां पे ये सब बच्चे कभी भी जा सकते हैं। ये आईएएस, आरएएस बन सकते हैं तो ये भी बन सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखो तो आपको साइंस के ज्यादातर बच्चे मिलेंगे जो आईएएस और आरएएस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि 11वीं-12वीं में जब साइंस को थोड़ा-सा बच्चा लेवल से पढ़ता है तो उसके दिमाग की सब खिड़कियाँ खुल जाती है। सोचने समझने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अब ये मान लो कोई पटवारी का एग्जाम लगा तो आपको पता लगा कि बीएससी मैथ से किया हुआ बच्चा वो पटवारी का पेपर क्रैक करके वो बन गया। क्योंकि इधर इन्होंने ये तो कहा ही नहीं है ना, भई इस आर्ट वाले को इंजीनियरिंग नहीं करवा पा रहे। लेकिन ये जो है ना एग्रीकल्चर ये जो मैथ वाला बच्चा है, ये इंजीनियरिंग भी कर पा रहा है, उसका कोई पेपर है तो वो भी दे पा रहा है। तो उसके तो कंपटीशन हो गया ना वहाँ, वो बच्चा कैसे क्रैक करेगा? और अभी वर्तमान समय का अगर आप देखो शेड्यूल, सिलेबस देखो, आरएस का पेपर तो साइंस के पेपर डाल रखे हैं, आप आईएएस का पेपर तो साइंस का पेपर डाल रखा है, उसका क्वेश्चन उठा के देखो तो वो 11th-12th की बुक से सोल्व हो रहा है। अब एक 10th तक किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी, एवरेज वो पढ़ने में था, उसके बाद में उसने जो है ये सोच लिया कि मैं बीए करूंगा और आरएस की तैयारी करूंगा। अब उसका जो पेपर है उसका लेवल अगर 11th-12th लेवल का रखा जा रहा है तो वो बच्चा उसको कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। और ये इतने तेज तरार बच्चे होते हैं कि ये चाहे जब हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर उसको एक अदर सब्जेक्ट मान के और उसको पढ़ पढ़ा के कवर करके आ जाते, ये लो साहब नौकरी पक्की है। अच्छा नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, आपने साइंस ले लिया, आप किसी स्कूल में पढ़ाने गए, एक या आर्ट वाले आए, कॉमर्स वाले आए, एक साइंस का आया। सैलरी की शुरुआत नॉर्मल स्कूल में गए, आप मान लो 9th में पढ़ाने गए किसी स्कूल में, साइंस वाले की तनख्वाह 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, और इनको 6,500 देंगे, 11,500 खींच के देंगे। ये क्या है? क्योंकि वहां ऑप्शन है, आप नहीं आओगे तो कोई दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ठीक ठाक स्थिति रखते हो तो आपको 12th क्लास तक कोशिश करनी चाहिए कि आप साइंस लो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, कल को आप ये मत कहना कि भाई हमने उनसे सुन के हमने साइंस ले ली। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतना ही फर्क है कि आप कॉमर्स और आर्ट लोगों, थोड़ा इजी काम है, थोड़ा सा पास होना इजी है, लेकिन उसके बाद में उनको पढ़ के नौकरी लगना टफ है, क्योंकि ये इधर वाले भाई लोग सब आपके लिए उधर बैठे हैं, ये सब आएंगे। आप बैंक पीओ की तैयारी करोगे, ये आ जाएंगे बैंक पीओ के लिए भी। कॉमर्स वाला जाएगा कि मैं तो बैंकिंग का आदमी हूं, मैं तो हिसाब किताब ही देखा आज तक, ये आ जाएंगे। मैथ वाले आ जाएंगे, इंजीनियर साहब भी आ जाएंगे उधर, ये टक्कर देकर आपको बाहर बिठा देंगे, फ्री कर देंगे आपको। इसलिए ये हकीकत है, ये सिस्टम जो है
इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे गहराई से, तो इन साइंस वाले बच्चों के आगे ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को जो है पीछे ही महसूस करेंगे, क्योंकि ये टक्कर देते हैं और 11वीं 12वीं में इनके दिमाग में पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। तो अभी तक का जो निचोड़ था, बड़ा सपना देखें, पूरा प्रयास करें, 45% अगर आपके आगे, तो निराश नहीं हो। मैंने सैकड़ों ऐसे बच्चे इस संस्थान के अंदर देखे हैं। जब सेकंड डिवीजन का कोई बच्चा होता है, 10th में फेल हो जाता है, तो रिश्तेदार भी आना बंद कर देते हैं कि नहीं बेटा, हर गर्मियों में बुआ जी के यहाँ जाता था, अब नहीं जाना है, क्योंकि अब अगर जाएगा तो उसका जो है रिजल्ट फेल का है, हो सकता है वो रास्ता भटका हो, उसकी जो है गलत लाइन तेरे नहीं लग जाए, इसलिए इस बार नहीं जाना बुआ जी के। बुआ जी वाला अगर मामा जी के आता है तो वो भी फिर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। 12वीं में फेल, 10वीं में फेल, 12वीं में सेकंड डिवीजन, 10th में सेकंड डिवीजन, ऐसे मैंने सैकड़ों बच्चों को सफल होते हुए देखा है और देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हुए देखा है। पंतनगर उत्तराखंड देश का पहला जो है यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 10th फेल हमारा विकास बच्चा, दोबारा उस बच्चे ने 10th की मेहनत करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचा। कैसे पहुंचा वो? आनंद प्रौढ़ 12वीं में फेल हो गया था, दोबारा उसने 12वीं की और आज बच्चा पीएचडी कर रहा। वो सरकारी नौकरी के लात मार दी उसने कि नहीं मैं अच्छी लगूंगा। कैसे? कैसे कि उसको किसी को जगाने वाले की जरूरत थी, उसको सही गाइडेंस की जरूरत थी, उसको सही माहौल बनाने की जरूरत थी, वो संस्थान ने बनाने का प्रयास किया। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सब्जेक्ट चुनते वक्त एक एक चीज को बारीकी से देखे, किसी का कहाँ सुनने में नहीं आई, और जो वर्तमान टाइम में ओवरऑल देखने के बाद में जो बेस्ट लगता हो उसको चुनने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप अलग अलग डिप्लोमा कर सकते हो, और चीजें भी कर सकते हो। लेकिन जब आप बढ़िया कर सकते हो तो डिप्लोमा क्यों करो? जब आपका काम ही पढ़ाई का ही है तो जो बेस्ट है उसको चुनो ना, वही लक्ष्य वाली बात हो गई। इसलिए बेस्ट से बेस्ट चुने और ईमानदारी के साथ में। मैं तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इतनी बात कहूंगा, देखो आप पढ़े लिखे हो ना और आगे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही तो छोड़ दो, छोड़ दो उसको। कि नहीं नहीं छोड़ो सर, तो नहीं छोड़ो ना। तो 11वीं के बाद में, कॉलेज में जाने के बाद में आप ध्यान रखना कि आप कोई धंधा नहीं कर रहे, आप पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल में बिजी मत हो ना बिना मतलब के। पूरे टाइम टेबल के अंदर आप देख लेना कि कितने घंटे 24 घंटे में से आप स्टडी कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उसी से कमा के खाओगे। या तो 10वीं पास करके छोड़ के धंधा पकड़ लो, उससे पेट भर लेना। कि नहीं बड़ा करना है सर, पैसा और इज्जत दोनों चाहिए, तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कम से कम समय में आपको पैसा और इज्जत दोनों दे सकती है। आई बात समझ में? इसलिए ध्यान रखना इस बात का। अब कि सर हम ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और किसी अच्छे संस्थान की हम सर्च में हैं, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए? तो मैं हमारे संस्थान के लिए अब जरूर बताऊंगा कि हम साइंस में डील करते हैं। हमारा गुरुकुल हमने उदयपुर में बना रखा है, जो हमारा आधुनिक गुरुकुल है। टेक्नोलॉजी के साथ हम चलते हैं, लेकिन सिस्टम जो हमारा है वो गुरुकुल वाला है। अगर आप और पेरेंट्स और बच्चा दोनों दिल से मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इनका आज भी आप इज्जत सब मिलके बराबर करते हो, तो इस गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आगे के वीडियो में रॉयल संस्थान गुरुकुल सिस्टम के बारे में बात करूंगा, ताकि जब आपका लाडला जब 10th पास करके आया है तो इसकी उम्र 16 से 20 के बीच में है, ज्यादातर की उम्र 15 से 20 के बीच में है, ज्यादातर की उम्र 16 या 17 है। ये एक वो उम्र है जिसमें दुनिया की सभी खराब चीजें अच्छी लगती है। इस उम्र में बच्चे को लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो पूरा जानता हूँ, अच्छा जानता हूँ, बाकी लोगों को जानकारी का अभाव है, ऐसा इस उम्र में फीलिंग आती है और दुनिया की सभी खराब चीजें अच्छी लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस उम्र में पेरेंट्स भी अपने बच्चे को कुछ कहने से कतराते हैं कि बच्चा समझदार हो गया, बराबर का हो गया, अब क्या कहना है। हमने एक ऐसा गुरुकुल सिस्टम दिया है और मेरा ये निजी अनुभव भी रहा है कि यदि कोई बच्चा 15 से 20 की उम्र में, वर्तमान जमाना कोयले की खान है,
आप किधर भी चलो कुछ ना कुछ तो आपके कलर लगे बिना रहेगा ही नहीं, कोयले का रंग लगेगा आपके। लेकिन फिर भी अगर एक मॉडर्न गुरुकुल बच्चे को मिल जाए तो मुझे लगता है 20 साल तक की उम्र बच्चा व्यवस्थित निकाल दे तो मुझे लगता है उस बच्चे के लिए इस दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। तो आगे के वीडियो में रॉयल गुरुकुल सिस्टम की बात करेंगे। रॉयल गुरुकुल सिस्टम इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल तीनों चीजें हैं। स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल एक ही छत के नीचे हैं। तो सबसे पहले अपन कोचिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। आपको पता है दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 आवर्स में से 6 से 8 घंटा आपका बच्चा कोचिंग के अंदर रहता है, 16 से 18 घंटा आपका बच्चा कोचिंग के बाहर रहता है। कोचिंग के अंदर कितने घंटे रहेगा? 4 दीवारी में कितने घंटे रहेगा आपका? 6 से 8 घंटे। इतने टाइम रहेगा अंदर। 16 से 18 घंटा बच्चा बाहर रहेगा। अब अगर आपका बच्चा, मान लो आपने इस संस्थान में बच्चे का एडमिशन करवा दिया, तो हमारी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आगे की प्रक्रिया जो आपको फास्ट बताऊंगा। 6 से 8 घंटा बच्चा कोचिंग में रहेगा। तो कोचिंग के अंदर बच्चे को सबसे पहले तो व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो बच्चे को व्यवस्थित हमारे कैंपस मिलेंगे। हर कैंपस आपको लेवल का मॉडर्न मिलेगा। जैसे ही बच्चा कैंपस में आएगा तो आते ही बच्चे की अटेंडेंस होगी कि बच्चा आया या नहीं आया। आपने देखा होगा वर्तमान टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के नाम से बाहर जाते हैं और कुछ टाइम बाद में पता चलता है कि बच्चा नशेड़ी हो गया, बच्चा रास्ता भटक गया, बच्चा हमारा डाइवर्ट हो गया, वो तो हमारा कहना ही नहीं मान रहा, वो तो सुना सुना सा रहता है, मतलब वो तो कोई तीसरी दुनिया की सोचता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा आपसे दूर हो गया। आपसे दूर क्यों हो गया? क्योंकि पहले गुरुजनों से दूर हो गया। कि सर कैसे? हम समझे नहीं। ऐसे कि बच्चों को कोचिंग के नाम से जब बाहर भेजते हैं ना, तो वो थोड़े एक दिन क्लास में जाते हैं, उसके बाद में जाना बंद कर देते हैं। अब मान लो आपका बच्चा उदयपुर रह रहा है और कोचिंग नहीं आता, तो यहाँ वो मजदूरी करने तो जा नहीं रहा। इसका मतलब कोई ना कोई वो दूसरे रास्ते पे पड़ेगा और वो रास्ता होगा जो दुनिया की नजर में बुरा है, लेकिन उसकी नजर में क्योंकि उसकी उम्र की वजह से उसको अच्छा लग रहा है, तो वो रास्ता भटक गया। इसका मतलब वो गुरुजनों से पहले दूर हुआ, आपसे पहले। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि यदि आप गुरुजी के सानिध्य में लगातार रहे वर्तमान जमाने में, तो आपको ये दुनिया में कुछ भी चले, चाहे कितना भी गलत चले, आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आपके ऊपर हावी तभी होगा जब आप गुरुजी से दूर हो जाओगे। तो हम आते ही बच्चे की अटेंडेंस लेते हैं कि बच्चा आया कि नहीं आया। नहीं आता है तो हमारा जो सिस्टम है वो फॉलो होता है। बहुत जबरदस्त हमने एब्सेंट रहने पे एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, तो बच्चा कंटिन्यू आता ही है। अब जब बच्चा आपका आ गया क्लास में, तो उसको व्यवस्थित क्लासरूम मिलेंगे। सभी क्लासरूम हमारे एसी क्लासरूम है। सर एसी क्लासरूम है या तब बच्चे को हम भेज दें? एसी क्लासरूम के लिए नहीं भेजना है। ये एसी लगवाने के लिए आप और मैं दोनों जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वर्तमान टाइम में आप सोच रहे हो कि मेरे एक ही बच्चा लाडला, आपके एक नहीं है। 2000 बाद में ज्यादातर के एक बच्चे हैं। घर में चाहे सुविधा कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपने बच्चों को इतनी बढ़िया सुविधा दी है कि अगर मैं यहाँ इनको खेजड़ी के पेड़ के नीचे या हर कहीं बिठा दूंगा ना, तो ये बच्चे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ये एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सुविधा आपने बच्चों को घर पे दे रखी है, वो सुविधा हम बच्चों को यहाँ दे रहे हैं। ये देखो आपको बच्चे को क्या मिलेगा? व्यवस्थित क्लासरूम, एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड है। ये देखो क्लास के अंदर क्या है? डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड पे अगर कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो वो क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है कि कोई भी चीज को समझाने में आसानी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाम सुना होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने नाम सुना होगा। तो जैसे ही बच्चा जैसे हम मान लो बॉल है उसको फेंक रहे हैं, तो कहाँ कितना एंगल बन रहा है। मैं आपको बात करूं हार्ट की कि किस तरीके से काम करता है, तो इसकी इमेज और अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूं क्लास में तो मजा आ जाएगा।
समझ में जल्दी आएगा। उसके लिए डिजिटल बोर्ड है सभी क्लासरूम के अंदर, व्यवस्थित हमारे क्लासरूम है। क्लास के बाद में क्या होगा, क्या-क्या हो गया देखो अभी तक। सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, बढ़िया इंफ्रा में, व्यवस्थित क्लासरूम। अब डिजिटल बोर्ड, नंबर 3 द्रोणाचार्य, रॉयल के पढ़ाने वाली फैकल्टीज, टीचर। हमारे यहाँ जैसे मैं मान लो बोल रहा हूँ और आपके समझ में आ रहा है, तो अगर मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा तो भी आपके एक-एक चीज समझ में आएगी। आपके 42% है या 82 मेरे को मतलब नहीं है। मुझे इस चीज से मतलब है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, मैं मार्कर का कलाकार हूँ। मैं इस तरीके से बोलूँ और ऐसे समझाऊँ कि एक-एक चीज आपके समझ में आ जाए, ये मेरी मेरी जिम्मेदारी ही है। तो रॉयल के जितने भी हमारे द्रोणाचार्य हैं, एक से बढ़ के एक हमारी फैकल्टी है। ये आप देखोगे हमारे अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइज़ सब टीचर्स हैं। ये जैसे हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी जो मान लो, तो आप देखोगे कि लगभग 10 से 12 10 से 12 हमारे मैक्सिमम टीचर्स हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें 8 से 10 टीचर्स हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें 4 टीचर्स हैं। मतलब एवरेज 3, 4, 5 ओवरऑल एक सब्जेक्ट का अगर ग्रुप है तो उसके अंदर 10 से ऊपर टीचर्स आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगर इन टीचर्स की बात करूं पढ़ाने के तरीके की या पढ़ाने के तजुर्बे की, इनको कितना एक्सपीरियंस है, तो आप एवरेज इनका निकालोगे तो 10 साल से ऊपर सबका पढ़ाने का एक्सपीरियंस। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के सेपरेट बैच रहते हैं और इतना मन से और दिल से बच्चे को पढ़ाते हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जो कुछ आपका साइंस का सब्जेक्ट है, हर एक चीज आपके समझ में आएगी। ये हमारी आगे की पूरी फैकल्टीज है। इसके बाद में गुरुजी ने पढ़ा दिया, उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको डीपीपी देते हैं। इसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। आज मान लो आपको चैप्टर पढ़ाया सेल बायोलॉजी, आज आपको मान लो चैप्टर पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन डीपीपी में बहुत सिंपल मिलेगा ताकि आप सब्जेक्ट के साथ जुड़ सको। सब्जेक्ट के साथ जुड़ने के बाद में आपको मिलती है हमारे जो मॉड्यूल्स है उनमें एक्सरसाइज सेट। इतना कंटेंट हमने नीट, जेई और अदर जो साइंस के सब्जेक्ट है उनका तैयार किया है कि आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत तगड़ी मेहनत हमारी स्टाफ ने और पूरी टीम ने की है। ये हमारे मॉड्यूल्स है जिनके अंदर थ्योरी भी है, एक्सरसाइज सीट है, बच्चा प्रैक्टिस करेगा। जब घर जाके प्रैक्टिस बच्चा करेगा तो उसके डाउट आएंगे तो आगे डाउट काउंटर आपको मिलेगा, जहां बच्चा अपने डाउट पूछ सकता है। क्लास में भी पूछ सकता है और क्लास के बाद डाउट काउंटर पे भी पूछ सकता है। इसके बाद में गुरुजी ने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, कितना आया, क्या क्या पता चला, इसके लिए कंटिन्यू बच्चों के टेस्ट लेते हैं, कंटिन्यू टेस्ट लेते हैं लगातार, और टेस्ट की रिपोर्ट पेरेंट्स को भी भेजते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपने कोटा शेयर खबरें तो खैर सुनी होगी, टीवी पर हर खबर जो आप देखते हो तो चलते ही बच्चों से रिगार्डिंग आती है कि बच्चे डिप्रेशन में आ गए, बच्चों ने ये कर लिया, वो कर लिया। पेरेंट्स को एक एक है तो डर बैठ जाता है। और ये बात सही है कि जैसे ही किसी आदमी का टेस्ट होता है तो टेंशन होती है, ये बात सही है, इसको नकार नहीं सकते। तो सर फिर ये है कि टी फॉर टेंशन, इसका मतलब है कि चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला। बच्चों के लिए हम मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं और उनको चिंतन करना बताते हैं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मैं कहता हूं नीट, आईआईटी, सीयूटी, जेईटी, सीए, कलेक्टर, ये सब कुछ नहीं है। आपने एग्जाम करे कितने कलेक्टर जो सुसाइड कर लेते, कितने डॉक्टर है जो डॉक्टर होने के बाद में सुसाइड कर लेते, कितने ऐसे करोड़पति है। इसका मतलब है कि किसी एग्जाम को क्रैक करना और उसमें फेल हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मैं मेरी नजरों में सफल उसको मानता हूं, या दुनिया में जो सफल हुए हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनकी सफलता का राज एक ही है कि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया, और जिस टाइम जो डिसीजन ले रखा था, जो काम हाथ में जिस टाइम ले रखा था, उसको ईमानदारी से किया। आज मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा हूँ,
हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे आज सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि हम हमारा 100% दे रहे हैं। मैं 24 घंटे की एक एक मिनट बच्चों के लिए यूज कर रहा हूं, मेरे यही हाथ में है। रॉयल इंस्टीट्यूट आगे कितना ग्रो करेगा, क्या कुछ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं वर्तमान में जो काम कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, आपको रात को नींद आनी चाहिए कि मैंने जो डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरा पूरा 100% दिया है, इसके बजाय इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं, और जो वीक पॉइंट है, जहां हम पीछे रह रहे हैं, उनको नोट करो और प्रयास करो कि उसमें सुधार करो। मोटिवेशनल सेमिनार कंटिन्यू रखते हैं, हर 15वें दिन बाहर से भी हम कोई ना कोई सर को बुलाते रहते हैं। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट किसी बच्चे के लिए जिम्मेदार नहीं है रिजल्ट के लिए, या किसी का रिजल्ट बिगड़ जाता है तो मुझे मेरा पुराना अनुभव ये कहता है कि उसमें पेरेंट्स की भी भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? कई बार पेरेंट्स बच्चे को सब्जेक्ट वो नहीं लेना चाहता, फिर भी पेरेंट्स फोर्स करते हैं। इसके अलावा दूसरा, पेरेंट्स बार बार उसको ये गिनाते हैं कि पैसे ब्याज पे उधार लेके आए हैं, देख लेना तेरा नहीं हुआ तो। अरे भाई, कोई बच्चा है बेचारा, रात और दिन मेहनत कर रहा है, उसने अपनी जी जान झोंक रखी है, सब कुछ वो बढ़िया कर रहा है, और उसको 7वें दिन मेहनत करने के बाद में जहाँ शाबाशी मिलनी चाहिए, वहां पे पेरेंट्स ये हर बार धमकी देके फोन काट देते हैं कि देख लेना तेरा नहीं हुआ तो। आपके टेंशन नहीं होगी क्या? आप अगर बच्चे की जगह हो तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के द्वारा हो सकता है कुछ अच्छे के लिए वो बात की जा रही हो, लेकिन वहां बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, आपका खोया खोया रहेगा आपका बच्चा। लगभग 200 से ऊपर ऐसे कारण है पेरेंट्स के जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं एक-एक बच्चे का ध्यान रखता हूँ, और जब बच्चा मुझे लगता है कि यार ये बच्चा पहले जैसा नहीं रहा, क्या कारण है? ऑफिस में बुला के पता करता हूँ तो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार निकलते हैं, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से डरा देते हैं। पेरेंट्स गलत नहीं है, वो तो मैं पेरेंट्स को फिर समझाता हूँ कि मिस्टेक क्या हो रही है। वो भी क्योंकि पड़ोस का बच्चा गया था पढ़ाई के नाम से, बिगड़ के नशेड़ी होके आ गया, इसलिए बेचारों को उनको लगता है कि मेरा छोरा कहीं रास्ता तो नहीं भटक रहा, इसलिए वो कह देते हैं। इसका मतलब है कम्युनिकेशन गैप की वजह से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके लिए हम पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बात करते हैं पेरेंट्स के साथ में बैठ के, विशेष केस होने पर। अब गुरुजी ने पढ़ा दिया, 6 से 8 घंटे तो पूरे हो गए, छुट्टी हो गई, अब क्या करोगे? अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मैं लगभग पिछले 30 मिनट से आपके सामने बोल रहा हूँ। अब पहले तो ये बताओ कि आपके समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहोगे कि हाँ सर, आ रहा है। तो आप में से सब एक पेन ले आओ, या फ़ोन के अंदर अपना ऑडियो चालू कर लो, या रिकॉर्डिंग करवाओ वीडियो। अब आप खुद बोलो लगातार जो मैंने बोला, और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लो। बोलो देखिए, आप ट्राई करके देखना इसको। अभी तक आप बाकी वीडियो बाद में देख लेना। पहले आप एक बार वीडियो बनाओ, जो मैंने बोला ना उसको लाइन टू लाइन। एक भी लाइन ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा चालू हो गई है। कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए। जो लाइन मैंने सबसे पहले बोली वो सबसे पहले, और जो लास्ट में बोली वो लास्ट में होनी चाहिए। आप कहोगे अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। क्यों भाई? जब मैं समझाने में एक नंबर हूँ, आप समझने में एक नंबर हो, आपके एक-एक चीज़ समझ में आ गई, सुनाओ देखें। आप नहीं सुना पाओगे, और आपकी जगह मैं होऊँगा तो भी नहीं सुना पाऊँगा। क्या ये असंभव है? असंभव नहीं है। असंभव तो धरती पे कुछ है नहीं। तो फिर क्या हो गया? क्या गेम फिट हो गई यहाँ? गेम ये फिट हो गया कि किसी भी चीज़ को समझ में आने के बाद में याद करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम यहाँ 6-8 घंटे कोचिंग में पढ़ा देंगे, और आपका बच्चा जाके क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेट में होशियार होगा, पढ़ाई में नहीं होगा। वो मोबाइल चलाएगा घर जाके तो वो मोबाइल में होशियार होगा, पढ़ाई में नहीं होगा। इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब जितना पढ़ाया हमने उतना बच्चा घर जाके रिवीजन करे, और रिवीजन बच्चा अगर करना चाहता है, अगर वो करता है, तो उसको ऐसा माहौल चाहिए जहाँ जाके वो रिवाइज़ कर सके। माहौल तो चाहिए। तो कि सर छुट्टी होते कहाँ जाए बच्चा? तो 2 ऑप्शन है, या तो बच्चा रूम लेके रहे, या फिर वो हॉस्टल में रहे। रूम लेके रहे बच्चा कॉलोनी में, हमें कोई तकलीफ नहीं है, संस्थान के कुछ रूल रेगुलेशन है। रूम लेके बच्चा रहे तो फॉलो करना होता है, कोई तकलीफ नहीं है, आप बाहर रहो। लेकिन जनरल वे में पेरेंट्स, क्योंकि वही एक-एक वाली बात है, जानकार कोई है नहीं मान लो, है तो भी पेरेंट्स रखते नहीं है कि नहीं सर हम हॉस्टल में रखेंगे। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के पास स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, हॉस्टल भी है। तो हॉस्टल में हमारी क्या गणित रहती है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हॉस्टल में आपके बच्चे को क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, कैसा कैंपस मिलेगा? तो हमारे पास
बहुत सारे हॉस्टल है, वो सभी इसी तरीके के हैं। हर हॉस्टल का इस तरीके का इंफ्रा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो हमारे जितने भी हॉस्टल है उनके आपको यहाँ वीडियोज मिल जाएंगे। आप जाके आराम से देखो, आपके आसपास में कोई रहता है मिलने वाला तो उनको आप देखने के लिए भी भेज सकते हो। ठीक है, ये हमारे इस तरीके के हॉस्टल है। अब हॉस्टल में हो गया रहना और दूसरा होगा खाना। देखो, रहना और खाना। अब जो हॉस्टल था जिसके अंदर बात की थी अपन ने रहने की, उसमें क्या क्या मिलेगा रहने में, मैं बता रहा हूँ आपको। हर रूम में अटैच लेट बाथ है, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा। इतनी चीजें हैं हॉस्टल में। फिर है खाना। ये खाना, फूड। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, गुरुवार को पराठे, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। बढ़िया खाना, बढ़िया रहना। 2011 से रॉयल इंस्टीट्यूट की शुरुआत है, तब से मैं बच्चों के साथ खाना खा रहा हूँ। 14 में मेरी शादी हो गई थी, मैडम भी यहीं खा रही है। 18 में बच्चा हो गया था, जो कि अब 6 साल का होने वाला है, वो भी यहीं खाना खा रहा है बच्चों के साथ में। इसका मतलब एक नंबर काम है। रॉयल इंस्टीट्यूट ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट है, अंदर और बाहर दोनों जगह बराबर है। बढ़िया खाना, बढ़िया रहना। तो हॉस्टल में 1 नंबर की पढ़ाई। कितने नंबर की? 1 नंबर की पढ़ाई। अब बताओ, उधर बच्चा कोचिंग में रह रहा है, इधर बच्चा आपका हॉस्टल में रह रहा है। 24 घंटे का उसके पास मैनेजमेंट है। इधर उधर आलतू फालतू काम के लिए ना तो टाइम है, न यहाँ सुविधा है। बच्चा व्यवस्थित अपना काम करेगा। मोटिवेशन के लिए लगातार बच्चे को मोटिवेशनल सेमिनार होंगे। कंटिन्यू बच्चों को हम योगा कराते हैं। हमारी तरफ से हम 101% बच्चे को और पेरेंट्स को देने का पूरा प्रयास करते हैं। अब ये सब अगर बढ़िया है, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ सब अच्छे हैं, तो उस संस्थान का रिजल्ट भी अच्छा होगा। हमने नीट, जेई, जेट, सीयूटी, 11-12 फाउंडेशन रिकॉर्ड तोड़ हमने जो है सिलेक्शन दिए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, मेहनत कराई है। ये बच्चा अभी मेडिकल में सिलेक्ट हुआ है, नॉर्मल घर का सामान्य परिवार का बच्चा है, डॉक्टर बन गया। ये हमारे बेरूलाल जी का बच्चा इंजीनियर। अगर मैं बात करता हूँ आगे हमारे मैच की, ये बच्ची ऑल इंडिया सीयूटी में फर्स्ट रैंक, पूरे देश में हाईएस्ट नंबर एग्रीकल्चर वर्ग के अंदर। ये बात करता हूँ जेईटी की, इसके वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक रही है। 2023 की बात कर रहा हूँ, चाहे पीजी के एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के एग्जाम हो, यहाँ पे लगभग 2000 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। सबके अलग अलग हॉस्टल है, अलग अलग कैंपस है। बहुत ही गजब का पूरा गुरुकुल जैसा सिस्टम है। मैं चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप एक बार आए। यदि आप अपने लाडले को साइंस दिलाना चाहते हैं तो हमारा कैंपस आप विजिट करके जाएं। आप जो सपना देखते हो, आपका बच्चा जो सपना देखता है कि संस्कार के साथ में हमारे बच्चे को शिक्षा मिले, आपका बच्चा आपका रहे, कि सर ये बात क्यों बोल रहे हो, तो आपने कईयों के मुंह से सुना होगा, भाई छोरा हमारा नहीं रहा, अब हमारी नहीं मानता। आप वो इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कारों की कमी हो गई। आप संस्कार के साथ शिक्षा देना चाहते हैं, आप कमजोर से कमजोर बच्चे को बढ़िया से बढ़िया जगह भेजना चाहते हैं, और बच्चा आपका ये कहे कि गुरुजी मैं करके दिखाना चाहता हूं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। हमारी पूरी टीम डेडिकेशन के साथ में आपके बच्चे के लिए, आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। आप जो है अपने परिवार के अंदर जो भी लोग हैं उनको इस संस्थान की जानकारी जरूर दें। यहाँ पे आप देखोगे इस संस्थान के अंदर न केवल राजस्थान के बल्कि राजस्थान के बाहर के बहुत सारे स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, यूपी, बिहार, सीकर झुंझुनू के कम से कम इस संस्थान के अंदर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोटा के कम से कम 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा जो है, वास्तविक शिक्षा है, जो गुरुकुल शिक्षा है, उसकी वर्तमान टाइम में जरूरत है और उदयपुर उसका एक हब बनने जा रहा है। सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोच समझ के सही जगह को चुनना चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स को समय निकाल के विजिट करना चाहिए, 4-5 जगह कंपैरिजन करना चाहिए, जो बेस्ट लगे आपको उसको चुनना चाहिए। अंत में इतना ही कहूंगा कि 10th के बाद में 11th में सब्जेक्ट लेते वक्त
आप विशेष ध्यान रखें, रुचि का भी ध्यान रखें, स्कोप का भी ध्यान रखें, बच्चे की बात भी सुने, बच्चा भी पेरेंट्स की सुने। अगर कोई नहीं हो तो किसी गुरुजी के संपर्क में आइए। सोच समझ के बड़ा लक्ष्य तय करके उसके ऊपर बिना समय खराब किए चलना चालू कर दें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।